मुझे उस पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। भला ये भी कोई बात थी? उस वक्त हम दोनों एक ही कंबल में थे, लेकिन वो बहुत खौफजदा थी। अपनी आंखें बंद किए यही कह रही थी कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप बहुत बुरे हैं। पहले आप नीलम आपी को खो चुके हैं, फिर भी आपको सुकून नहीं मिला। अब मुझे सब समझ में आ गया कि वो क्यों मरी थी। यकीनन आपने उनके साथ भी ऐसा ही कुछ किया होगा, जब भी वो भी अपने बच्चे के साथ मर गई। शौहर होते ही बुरे हैं, इन्हें सिर्फ अपने आप से वर्ज होती है, इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उनके इस अमल से औरत मर सकती है। उसकी जुबान से अपने बारे में ये सब कुछ सुनकर मैं पीछे हट गया था। कंबल खुद से उतारा, बेड से नीचे उतर गया। मेरा तनफ्फुस पूरी तरह से फूलने लगा। मुझे वो लम्हात याद आने लगे जब मैंने नीलम को खोया था। वो भी जचगी के दर्द से बेहाल थी जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। बार बार उसका हाथ थाम रहा था, कह रहा था कि नीलम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तड़पे जा रही थी। रात के पहर मैंने गाड़ी बाहर निकाली थी। उन दिनों मानसून का मौसम था। अभी आधी मुसाफत भी तय नहीं की थी कि तूफानी बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश में जैसे ही सड़क बारिश के पानी से भरी, गाड़ी बंद हो चुकी थी क्योंकि पानी इंजन तक पहुंच चुका था। नीलम दर्द से मेरा हाथ पकड़ के दुबाई जा रही थी। कहने लगी, खुदा के लिए जिस कदर जल्दी हो सके मुझे अस्पताल ले जाओ, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। मैंने कहा, प्लीज तुम टेंशन मत लो, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो चुका था। मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन घुटनों तक पानी भर चुका था। जब मैंने नीलम के कराहने की आवाजें सुनी तो गाड़ी को वहीं छोड़कर नीलम को अपनी गोद में भरा और पैदल भागने लगा। जहां मैं मौजूद था वहां से अस्पताल पैदल की मुसाफत 15 मिनट की थी, लेकिन मेरे घुटनों तक पानी था। जितना तेज मैं चल सकता था उसको गोद में लिए मैं चल रहा था। उसने मेरी शर्ट पकड़ रखी थी, दर्द से तड़प रही थी। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो चुका था। जब तक मैं अस्पताल पहुंचा वो बेहाल हो चुकी थी। मैंने जल्दी से वहां के चौकीदार को चिल्ला कर कहा कि स्ट्रेचर लेकर आओ। जल्दी से अस्पताल का एक अमला स्ट्रेचर लेकर आया। मैंने नीलम को लिटा दिया। डॉक्टर को पुकारने लगा। वो कहने लगी, मरीजा को फौरन से लेबर रूम में लेकर जाओ। जैसे ही उसे लेबर रूम में लेकर गए, कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। कहने लगी, उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई है। ऐसी सूरत में ना तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ना ही उससे पेन बर्दाश्त हो रहा है। आपको पहले लेकर आना चाहिए था। आपकी बीवी की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। मैंने कहा, प्लीज आप कुछ भी करें। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? वो कहने लगी, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत नहीं संभल रही। कुछ ही देर बाद डॉक्टर दोबारा से जब बाहर आई तो कहने लगी, आई एम सॉरी मिस्टर शामिर, आपकी वाइफ और आपका बच्चा हम बचा नहीं सके। ये सुनकर मैं तो शशदर सा रह गया। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, आप होश में तो है, आप क्या कह रही हैं? मेरी बीवी कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? ऐसा उसके साथ कैसे हो सकता है? दुनिया की सारी औरतें बच्चे पैदा करती है, कोई यूं मर तो नहीं जाता। मेरी आंखों से आंसू रवा थे। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया। जब बाबा जानी को ये बताया तो वो भी रोने लगे, परेशान हो गए। लेकिन मेरी तो जैसे दुनिया उजड़ गई। मुझे अपनी बीवी नीलम से बेहद मोहब्बत थी। वो लम्हात याद आती मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दूसरी शादी ना करने की एक वजह ये भी थी। मैं चाहता ही नहीं था कि जो जख्म पहले सहा है दोबारा भी वही हो। 5 साल के अरसे में मैं उस तकलीफ को भूला नहीं था। उसकी शिद्दत काफी कम हो गई थी, लेकिन आज राबी ने मुझे दोबारा से वो सब कुछ याद करवा दिया था। मेरी आंखें नम थीं। उसके बाद ना तो राबेल के करीब आने की कोशिश की, ना उससे बात की। चंद दिन बाद कहने लगी, क्या आप मुझसे नाराज हैं शामिर? मैंने कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। कहने लगी, फिर बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा, बस यूं ही। कहने लगी, शायद आपको मेरी बात बुरी लग गई, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं नीलम आपी की तरह, नाज़नीन की तरह मरना नहीं चाहती। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो। शायद मैं जज्बात में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। ये भूल गया था कि मैंने क्या नुकसान उठाया है। बेफिक्र रहो,
मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर छाई परेशानी हटी। कहने लगी, आप सच कह रहे हैं? मैंने कहा, सच कह रहा हूं, हम दोस्त की तरह रहेंगे। कहने लगी, वाकई में आप मुझसे सच कह रहे हैं? मैंने कहा, हाँ भाई, अब क्या लिख कर दूं? वो खुश होती हुई मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़ा, फिर से चूम के कहने लगी, थैंक यू सो मच। फिर कहने लगी, इसी खुशी में आज हम बाहर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, खाना बाहर से खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। वो तैयार हो गई। हमारी रिहाइश इस्लामाबाद के शहर में थी। लॉन्ग ड्राइव करते करते हम मरी के रास्ते पर निकल गए। जनवरी की सर्दी काफी बढ़ चुकी थी। राबेल कहने लगी, मुझे मरी में मशहूर ढाबे के पकौड़े खाने हैं और कॉफी भी वहीं से पीनी है। मैं उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो गया। वहां जाते जाते बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा छाने लगा था, लेकिन जब हम उस ढाबे पर पहुंचे तो बहुत रश था। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के बाद जाकर हमारी बारी आई। मैंने गाड़ी के अंदर उसे पकौड़े दिए, कॉफी का कप थमाया, खुद भी गाड़ी में बैठ गया। पकौड़े खाने के दौरान काफी देर बातें करते रहे, लेकिन अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई। ये देखकर तो राबेल बेहद खुश हुई। मैंने कहा, चलो वापस चलते हैं, अगर ये बढ़ गई तो रास्ते बंद हो जाएंगे। कहने लगी, कितने बोर हो आप शामिर, बाहर चलते हैं। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, चलो शाबाश, जल्दी से खत्म करो, वापस जाएंगे। कहने लगी, अल्लाह करे रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए। ये बात सुनकर मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत पछताओगी। मरी में पहले से बर्फबारी हो चुकी थी, इसीलिए कई जगह पर बर्फ जमी थी। जहां वो ढाबा था वहां पर भी सड़क पर बर्फ थी। जल्दी से उसने पकौड़े खत्म किए, साथ ही कॉफी भी पी ली। मैंने ढाबे वाले को पैसे दिए। जब वापस गाड़ी की जाने पलटा तो मोहतरमा गाड़ी में नहीं थी। सामने ऊपर थोड़ी सी जगह पर बर्फ जमा थी, जहां पर बहुत से लोग लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो भी वहां जाकर खड़े हो गए। मुझे हाथ से अपनी तरफ बुलाने लगी। कहने लगी, आओ तो, बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा, रात गहरी हो रही है, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। मैंने गाड़ी लॉक की और उसका पीछा करके जैसे ही उसके पास पहुंचा, कहने लगी, कितने बोर इंसान हैं आप। पता नहीं बाबा जानी ने मेरी शादी आपसे क्यों करती। आपके अंदर तो लगता है कोई बुद्धि रूह है। इतने रोमांटिक मौसम में आपको बस वापस जाने की जल्दी है। मैंने कहा, ठीक है, करो एंजॉय। कहने लगी, ऐसे कैसे, आप आए ना। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बर्फ में लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगे, बर्फबारी बढ़ने लगी और हमारा पांव बर्फ के अंदर घुसने लगा। जब हमारे पांव बर्फ में घुसे तो राबेल बहुत घबराई। फौरन से दोनों हाथों से मेरा बाजू पकड़ लिया। जब गिरते गिरते बची। मैंने कहा, हो गया शौक पूरा। कहने लगी, क्या हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है। अकेले मुश्किल हो रही है, लेकिन जब आप साथ हैं तो फिर कोई मसला नहीं होगा। 1 घंटा वो बर्फ के साथ लगी रही। कभी वहां मौजूद बच्चों के साथ बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकती रही, कभी मुझ पर फेंकने लगती, फिर हंसने लगती। मैंने कहा, राबेल प्लीज चलो, बहुत रात हो गई है, जाते जाते 2 घंटे रास्ते में लग जाएंगे। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी और राबेल की शौखियां उरूज पर थी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आ रही हो या मैं जाऊं? वहां पर मौजूद लोग भी वापस जाने लगे थे, लेकिन वो बजाय मेरे साथ चलने के पीछे की जानिब देखने लगी। देखते ही देखते वो जगह बिल्कुल खाली हो गई, क्योंकि बर्फबारी बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो ढाबा भी बंद होने लगा। लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर वापस जा रहे थे। मैंने कहा, राबेल जल्दी करो, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। कहने लगी, ठीक है, ले जा सकते हैं तो ले जाएं। ये कहकर वो आगे की जानिब भागने लगी। मैंने कहा, राबेल तंग मत करो, चलो मेरे साथ। देखते ही देखते वो जगह बिल्कुल सन्नाटे में छा गए। सब जा चुके थे, वो मुझसे दूर जा चुकी थी। उसके हंसने की आवाजें मुझे आ रही थी। जब मैं उसके करीब तेज कदम उठाता हुआ जाने लगा तो अचानक से उसके चीखने की आवाज मुझे आई। फौरन से मेरे सामने देखते ही देखते
एकदम वो नीचे की तरफ गिर कर गायब हो गई। ये देखकर मेरी तो जान निकल गई। शायद वो कोई नहर थी जिस पर बर्फबारी होने की वजह से ऊपर बर्फ जम गई थी। जैसे ही राबी का पांव उस पर गया तो वो बर्फ फौरन से पानी में चली गई, साथ में राबी भी। मैं भागता हुआ जब वहां पहुंचा तो बर्फ की परत सी थी जो किसी शीशे की तरह नजर आ रही थी, और राबी उसके अंदर थी। वो उस बर्फ को ऊपर की तरफ धक्का दे रही थी ताकि बाहर निकल सके, लेकिन साथ साथ आगे भी बढ़ती जा रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। मेरी तो ये सब देखकर जान निकली। मैं पागलों की तरह बर्फ हटा रहा था क्योंकि पानी का बहाव इस कदर तेज था। वो पानी के साथ आगे बहे जा रही थी। चाह कर भी वो उस बर्फ को तोड़ नहीं पा रही थी। मुझे जब कुछ ना सूझी तो मैं उस पर जोर जोर से पैर मारने लगा ताकि वो बर्फ टूट जाए और मैं उसे बचा लूं। लेकिन ऊपर बर्फबारी होने की वजह से बर्फ से वो नहर काफी हद तक छुप गई थी। मैं कभी हाथ से बर्फ हटाता, वो शीशे नुमा बर्फ के नीचे रो रही थी, उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बर्फ की काफी मोटी तह थी जिससे वो मुझे नजर तो आ रही थी लेकिन टूट नहीं रही थी। उसकी रंगत बिल्कुल सफेद और नीली पड़ने लगी। मैंने जोर से पांव मारा तो बर्फ टूट कर साइड पर रोई। राबेल ने अपना हाथ बाहर निकालकर बर्फ का किनारा पकड़ा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर बड़ी मुश्किल से खींच के निकाला। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी, पूरी तरह से कपकपा रही थी। उसका जिस्म नीला पड़ने लगा था। ऊपर से बर्फबारी बहुत तेज होने लगी। मेरी बाहों में आकर वो बेहोश हो गई। ये देखकर मैं बिल्कुल पागल सा हो गया। राबेल राबेल कहे जा रहा था। उसे अपनी गोद में भरकर गाड़ी में ले जाकर उसे पिछली नशिस्त पर लिटाया। उसके हाथ पकड़कर अपने हाथ उसके हाथों पर मसलने लगा ताकि उसका जिस्म कुछ गर्म हो सके, लेकिन उसका जिस्म नीला पड़ने लगा था। वो बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। उस वक्त वापस ले जाना खतरे से खाली नहीं था। करीब में कोई अस्पताल नहीं था। मैं फटाफट वहां करीब एक होटल में चला गया। वहां एक कमरा बुक करवाया। राबेल को कमरे में ले गया। उसे कंबल में लिटाया, उसके हाथ पांव मसलने लगा, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। उसका जिस्म अभी भी बर्फ की मानंद सर्द था। मैं कमरे के आतिशदान के पास आ गया ताकि उसे जला सकूं, कमरे में ताकि गर्माइश हो सके। आतिशदान में आग लगाने लगा, लेकिन बर्फबारी की वजह से आग जलना मुमकिन ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे उसको जला सकता हूं। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था। मुझे राबेल की जान हर सूरत में बचानी थी। इसलिए रजाई में उसके साथ पता ही नहीं चला कब मैं जज्बात में आगे बढ़ता चला गया। अब उसका सांस काफी हद तक बहाल हो चुका था। यही कह रही थी कि शामिर प्लीज मुझे बर्फ से बाहर निकालो, मुझे बचाओ। हमारे दरमियान जो ताल्लुक कायम हो चुका था, सुबह राबेल बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। वो हर चीज से अनजान थी क्योंकि बेहोशी के आलम में सब कुछ हुआ था। मैं उसे फिर से लेकर इस्लामाबाद आ गया। उसे डॉक्टर को दिखाया। उसे नमूनिया का अटैक हुआ था। 15 दिन मुसलसल मेडिसिन खाने पर उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई। कहने लगी इस बर्फबारी ने तो मेरी तौबा करा दी। पता है शामिर, मुझे डर लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। शुक्र है आपने मुझे बचा लिया। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। जिंदगी की खातिर तो मैं बच्चा पैदा करने का रिस्क नहीं ले रही। उसकी ये बात सुनकर मैं नजरें चुराने लगा। 1 महीना गुजरा। राबेल की तबीयत खराब होने लगी। उसे उल्टियां आने लगी। कहने लगी पता नहीं मैं क्यों बीमार रहने लगी हूं, ठीक ही नहीं होती। अभी 15 दिन पहले तो बुखार उतरा था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो मेरे लिए हैरान कुन थी, क्योंकि जो कुछ उस रात हुआ था उसका उम्मीद से हो जाना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो हैरत से देखे जा रही थी। कभी डॉक्टर की शक्ल देखती, कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी मेरी तरफ देखती। मैं नजरें चुरा गया। उसने तो लेडी डॉक्टर का भी लिहाज नहीं किया। मुझे कहने लगी आपने क्या किया है मेरे साथ? मुझे तो नहीं याद कि मैंने आपको पिछले 1 महीने अपने करीब आने दिया हो। हम तो साथ भी नहीं सोए, फिर ये सब कैसे हो सकता है? डॉक्टर उसकी बातें सुनकर हैरत से कभी उसे
कभी मुझे देख रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ से तमाशा मत बनाओ और मुंह बंद रखो। डॉक्टर के सामने मैं किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता। कहने लगी ऐसे कैसे चली जाऊं? डॉक्टर से कहने लगी आप मेरा दोबारा से रिपोर्ट करें। मुझे लगता है आपने गलती से किसी और की रिपोर्ट मुझे दे दी है। देखें हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने राबेल का हाथ पकड़ा। मैंने कहा चलो यहाँ से। मैंने कहा डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है। राबेल कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पिछले 2 महीने से सोफे पे सो रही हूं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो शायद यकीन नहीं कर पा रही थी। पूरा रास्ता रोती रही, कहती रही कि आपने अच्छा नहीं किया। घर आई तो मेरे बाबा के साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी शामिर बहुत बुरा है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती मैंने कहा राबी खबरदार जो तुमने कुछ भी ऊट पटांग बोला तो। बाबा कहने लगे क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बाबा, बस आप दादा बनने वाले हैं। इससे पहले कि वो कुछ उल्टा सीधा कहती मैंने अपने बाप को जो खबर सुनाई वो तो मुस्कुराने लगे, खुश होकर कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, रो क्यों रही हो बेटा? मैंने कहा इसका दिमाग खराब है। ये कहकर मैंने राबेल का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले गया। कहने लगी हाथ छोड़ो मेरा, बहुत बुरे हैं आप, मुझे पता है आपने क्या किया था मेरे साथ। मैंने कहा कुछ भी नहीं किया था मैंने, जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब मैंने उसे मरी का सारा किस्सा सुनाया वो रोने लगी, कहने लगी अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं जिंदा नहीं बचने वाली। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हर औरत नहीं मरती। तुम देखो दुनिया में क्या सारी औरतें प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी के वक्त मर जाती हैं। अगर सब मर जाती तो इतने बच्चे नहीं होते और इतनी आबादी नहीं होती। हर बार ऐसा नहीं होता। ऐसा नीलम के साथ हुआ था या फिर तुम्हारी दोस्त नाजनीन के साथ हुआ था। वो रोए जा रही थी, कहने लगी मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, मुझे पता है मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। मेरा रब मुझसे हर बार इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेगा, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं, अब ऐसी कोई आजमाइश नहीं सह सकता। लेकिन उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। चंद दिन तो उसने रो रो कर ही गुजारे थे, ठीक से कुछ खा पी नहीं रही थी। मैं अब 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, राबेल के लिए खैर की दुआएं करता। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मैं राबेल का बहुत ज्यादा ख्याल रखता, उसे खुश रखने की कोशिश करता। जब भी उसे डर लगता मैं उसे बहलाने लगता, बातें करने लगता, उसे अपने साथ लगा लेता। कहता कि जब तुम मेरे साथ लगती हो तो मेरा खौफ खत्म हो जाता है, तुम्हारा भी खौफ खत्म हो जाएगा। काफी हद तक वो संभल गई थी, अब अपना ख्याल रखने लगी थी। मेरे छोटे मोटे काम भी करती थी, मेडिसिन भी वक्त पर लेती थी, अपनी खुराक का भी ख्याल रखती थी। एक नन्हे मुन्ने आने वाले मेहमान के ख्वाब भी देखने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी शामिर आपको क्या पसंद है, बेटा या बेटी? मैंने कहा ये क्यों पूछ रही हो, जो भी हो मुझे तो अपनी जान से ज्यादा अजीज होगा। कहने लगी फिर भी इंसान की अपनी भी तो कोई चॉइस होती है। मैंने कहा मुझे ट्विंस बच्चे बहुत पसंद है, बेटा और बेटी एक साथ। कहने लगी नहीं भाई नहीं, 2 बच्चे मैं नहीं पाल सकती। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा? कहने लगी मुझे तो सही से बच्चा पकड़ना तक नहीं आता, कैसे कर सकूंगी? मुझे डर लगता है, अगर वो मेरे हाथ से गिर गया तो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा देखो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हारा वाकई कोई भरोसा नहीं। ऐसा करेंगे कोई आया रख लेंगे और बच्चे वही संभालेगी जब तक वो 1-1.5 साल के नहीं हो जाएंगे। कहने लगी तो क्या आया हमारे कमरे में सोया करेगी? मैंने कहा नहीं, बच्चों का कमरा अलग बना देंगे। ये बात सुनकर कहने लगी बहुत बुरा है आपका आइडिया, आप मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चों को मुझसे अलग कर देंगे। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल अपने सीने के साथ लगा कर रखूंगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारा क्या भरोसा, नींद में जिस तरह से तुम फैल कर सोती हो और जितनी गहरी नींद में सोती हो, मेरे बच्चों के ऊपर गिर गई तो? कहने लगी आप मुझे ऐसा समझते हैं,
ऐसी कोई बात है नहीं। जब उसकी डिलीवरी का वक्त था वो बहुत रो रही थी। मैं उसे अस्पताल ले जाते हुए तसल्ली दे रहा था कि कुछ नहीं होगा। कहने लगी, नहीं, मैं नहीं बचूंगी, मुझे पता है मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गई और वो लम्हात मेरे लिए बड़ी मुश्किल से गुजरे। मैं अस्पताल में बनी छोटी सी मस्जिद में चला गया, नवाफिल पढ़ता रहा, दुआ करता रहा। जब मुलाजिमा ने मुझे आकर बताया कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मैंने कहा, राबेल ठीक है? कहने लगी, जी साहब, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मैं जल्दी से उठा था। 2 नवाफिल शुक्राने के अदा किए थे, फिर ऑपरेशन थिएटर के कमरे के बाहर पहुंच गया। तब तक डॉक्टर राबेल को कमरे में शिफ्ट कर चुकी थी। मेरी गोद में उन्होंने मेरा बच्चा दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे सीने से लगाया। हालांकि बाबा जानी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पोता हुआ है वो भी अस्पताल आ गए। सबसे पहले बच्चे को मेरी गोद से लिया, प्यार किया, उसके कान में अजान दी, उसे शहद चटाया, फिर मुझसे गले मिले। हम लोग उसी कमरे में थे जहां राबेल सोई हुई थी, लेकिन अभी वो होश में नहीं आई थी। कुछ देर बाद शायद नींद गनूदगी में थी। कहने लगी, मैं कहाँ हूं, मर गई हूं या जिंदा हूं? मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम मर चुकी हो, इस वक्त आलमे अरवाह में हो। उसने अपनी आंखें खोली। कहने लगी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। कहने लगी, मुझे अस्पताल का कमरा क्यों नजर आ रहा है और मुझे शाहमीर क्यों नजर आ रहा है? फिर उसकी नजर बाबा जानी पर पड़ी और देखा कि उनकी गोद में नन्हे मुन्ने से बच्चे को पकड़े हुए हैं, तो मुझे खशमगीन नजरों से देखने लगी। कहने लगी, शाहमीर, झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने कहा, झूठ नहीं बोल रहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, जिंदा सलामत। अब मेरे इतने अच्छे अमाल कहाँ हैं कि मेरी इतनी जल्दी तुमसे जान छूट जाए? मेरी बात सुनकर उसने मुझे नाराजगी से देखा था। कहने लगी, बाबा जानी देख ले मुझसे क्या कह रहे हैं। बाबा जानी ने उसके पास आकर उसके सर पर प्यार दिया, फिर नन्ना मुन्ना सा बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। उसे देखकर तो हैरान हुई। मैं उसके पास खड़ा हो गया। कहने लगी, ये तो बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत है। मैंने कहा, जी नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा है, खूबसूरती में भी और मासूमियत में भी। तुम तो बहुत शरारती हो। मेरी बात सुन के कहने लगी, जी नहीं, बिल्कुल मेरे जैसा है। बाबा जानी कहने लगे, बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, ये बिल्कुल मेरी बेटी जैसा बहुत प्यारा है। कहने लगी, शाहमीर, इसके हाथ कितने छोटे छोटे से हैं। कभी वो बच्चे के हाथ पकड़ कर देखती, कभी उसकी आंखें, कभी उसका चेहरा। वो भी टुकर टुकर अपनी माँ की तरफ देख रहा था, फिर उसको सीने से लगाने लगी। कुछ दिन बाद उसकी छुट्टी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे से बच्चे के सारे काम करने लगी। बड़ी एहतियात से गोद में उठाती, फीडर पिलाती। रात को अगर वो जाग रहा होता तो उसे लेकर गोद में टहलाती रहती। मैं उठकर उसे कहता कि प्लीज तुम सो जाओ, लाओ इसे मुझे दे दो, मैं संभाल देता हूँ। कहने लगती, नहीं, मैं संभालूंगी, इतना प्यारा सा तो है। मैं कहता कि देखो, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। लेकिन वो तो यूं थी जैसे अपने बेटे की दीवानी हो चुकी हो। 6 माह बाद मैं हैरान होता था, क्योंकि अब राबेल बदल चुकी थी। मेरे भी सारे काम करती थी, बच्चे को भी संभालती थी, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। मैं उसे हैरत से देखता रह जाता था। आज भी वो अहमर को कपड़े चेंज करवा रही थी। मैं उसे देख रहा था। कहने लगी, अब आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा, कितना बदल जाती है ना औरत जब माँ बनती है। कौन कह सकता है कि तुम वही राबेल हो जो पूरा दिन घर में उछलती कूदती रहती थी। मेरी बात सुनकर हंसने लगी। कहने लगी, अल्लाह ने ऐसे ही तो माँ का दर्जा इतना बुलंद नहीं किया। वाकई अब लगता है कि जिंदगी मुकम्मल है। बहरहाल जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए।